आज का हमारा टॉपिक होगा 1.2 जिसका नाम है द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंजेज। मतलब कि अब जो धीरे धीरे संसार में यानी कि हर जगह पर फैक्ट्री आ रहे हैं, इंडस्ट्री आ रहे हैं, उनमें किस प्रकार का गति था, है ना। पेस, पेस मतलब गति, है ना। स्पीड किस प्रकार का था, धीरे धीरे आ रहा था फैक्ट्री इंडस्ट्री ये सब, या फिर लगातार आ रहा था, है ना। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, रैपिड प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, रैपिड प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन में उस समय पे बहुत ही तेज़ी से इंडस्ट्री बार बार अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री जो है इस्टेब्लिश हो रहे थे, है ना। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर क्या क्या कारण हैं, किन किन कारण से वहाँ पर इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से आ रहा था। तो फर्स्ट सेकंड करके आपको इसमें मिलेगा, आपके बुक में भी और आपके नोट्स में भी। ठीक है, चलिए। तो हम लोग यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये जानने वाले हैं कि किस प्रकार से, किस गति के साथ वहाँ पे इंडस्ट्री आ रहा था। तो यदि गति के साथ आ रहा था तो क्या क्या हमारा कारण था, है ना। पहला कारण क्या, देखिए, द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन वेयर कॉटन एंड मेटल्स, यानी कि उस समय पे ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा यदि कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रहा था तो वो हो रहा था पहला आपका कॉटन और दूसरा मेटल का, है ना। कॉटन इसलिए क्योंकि अंग्रेज सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ पर ध्यान दे रहा था प्रोडक्शन के मामले में तो वो था आपका कॉटन, है ना। वो कपड़े बनाकर अपने मार्केट के अलावा दूसरे मार्केट में भी जाके बेचता था, यानी कि अपने देश के अलावा भी वो दूसरे देशों में जाकर सामानों को बेचा करता था। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा क्या है आपका, मेटल है। मेटल इसलिए क्योंकि वो रेलवे पे भी ध्यान बार बार दे रहा था, है ना। आप जानते हैं कि जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने राज किया लगभग वहाँ पे उन्होंने रेलवे दे दिया गिफ्ट के तौर पे, है ना। चलिए, तो ये भी चीज़ था हमारा कि यानी कि दोनों कॉटन और मेटल उस समय पे ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा ऐसे दो इंडस्ट्री हैं, ये दोनों जो कि सबसे ज़्यादा डायनेमिक थे, यानी कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। कॉटन वाज द लीडिंग सेक्टर, लेकिन मेटल से भी आगे कौन था, कॉटन था। यानी कि सबसे ज़्यादा यदि प्रोडक्शन वहाँ पे किसी चीज़ का हो रहा था तो कॉटन से जुड़े हुए सामानों का, कपड़ों का। ठीक है, आगे, विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज इन इंग्लैंड एंड इट्स कॉलोनीज द डिमांड फॉर आयरन एंड स्टील इंक्रीज रैपिडली। वही बात हमने जो अभी कहा आपको कि वहाँ पे मेटल और कॉटन दो ही चीज़ें आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसमें से भी सबसे आगे कौन, कॉटन, है ना। अब यहाँ पे मेटल क्यों हो रहे थे भाई, मेटल का प्रोडक्शन इसलिए ज़्यादा हो रहा था क्योंकि अंग्रेज़ का जो कंट्रोल करने का जो तरीका था, जहाँ जहाँ वो कंट्रोल करता था वहाँ वहाँ के सामानों को लूटता था भाई। और लूटने के लिए, जल्दी पहुँचाने के लिए क्या चाहिए आपको, ट्रेन चाहिए। तो ट्रेन के सामान कैसे बनेंगे भाई, मेटल से बनेंगे, फैक्ट्री में बनेंगे, इंडस्ट्री में बनेंगे, है ना। तो वही चीज़ का यहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हो रहा था, समझ रहे बात को। चलिए, तो with the expansion of railways in England and its colonies the demand for iron and steel increased rapidly। अब यहाँ पे जब वो लोग अलग अलग जगहों पर अपने देश के साथ साथ अलग अलग जगहों पर रेलवे लगा रहे हैं तो रेलवे में ऑब्वियस ही बात है मेटल का इस्तेमाल होता है ना। तो मेटल का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगा था। आगे मेटल हो गया, फिर से आप मेटल में बेसिकली आपका आयरन और स्टील, यही दोनों का सबसे ज़्यादा उस समय पे रोल था। उसके बाद बाई 1873 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग आयरन एंड स्टील वर्थ अबाउट 77 मिलियन। ये पाउंड का साइन है ना, शायद मेरे हिसाब से ये पाउंड का ही साइन है, ये पाउंड का ही साइन है क्योंकि डॉलर का तो एस लिखा हुआ रहता है और उसके ऊपर से इसे काटा हुआ रहता है ना। ये पाउंड है, ये पाउंड ही है। तो ये बात है 1873 का, जिस समय कि ब्रिटेन क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था आयरन और स्टील को। एक्सपोर्ट मतलब कि वो अपने देश से दूसरे देशों में भेजा करता था आयरन और स्टील। उस समय पे कितना कितना मतलब कि 77 मिलियन पाउंड, इतना वैल्यू था उस समय पे जो वो आयरन और स्टील भेज रहा था अलग अलग जगहों पर रेलवे के लिए। डबल द वैल्यू ऑफ इट्स कॉटन एक्सपोर्ट, और ये जो वैल्यू है ये किससे डबल है, कॉटन के एक्सपोर्ट से, है ना। देखिए कॉटन बन रहे थे, कॉटन का जो सामान था वो ज़्यादा बन रहा था, लेकिन वैल्यू के मामले में कौन आगे था, आयरन और स्टील था, है ना। 77 मिलियन पाउंड। आगे, तो ये पहला कारण था आपका, ये पहला कारण था आपका कि आखिर क्यों ब्रिटेन में उस समय पे इंडस्ट्री आगे बढ़ रहे थे, ये पहला कारण था। फिर सेकंड क्या है, द न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए
कि कोई भी चीज़ यदि मार्केट में आता है तो उसको इस्टेब्लिश होने में समय लगता है ना। तो अब यहाँ पे जो नए नए इंडस्ट्री आ रहे हैं, क्या वो अचानक बढ़ना शुरू हो जाएंगे? नहीं, जो ऑलरेडी पहले से गाँवों में चल रहा है ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, मतलब कि हाथों से बनाने वाला जो सिस्टम चल रहा है, वो भी क्या होगा आपका लगातार चलता रहेगा। कुछ समय तक तो चलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो कोई भी चीज़ यदि मार्केट में आता है तो वो तुरंत छा नहीं जाता, उसको समय लगता है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री आ रहे थे नए नए, तो ये नहीं हुआ कि वो तुरंत छा गया होगा, उसका भी समय छाने में लगा होगा। टेक्सटाइल्स वेयर अ डायनेमिक सेक्टर बट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द आउटपुट वाज प्रोड्यूस आउटसाइड फैक्ट्री विद इन डोमेस्टिक यूनिट। अब यहाँ पे फैक्ट्री तो आ रहे थे, लोगों के पास फैक्ट्री मशीन ये सब कुछ आ रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी भी प्रोडक्शन यदि कहीं पे हो रहा था तो वो कहाँ पे हो रहा था? गाँवों में, डोमेस्टिक में हो रहा था, यानी कि गाँव में हो रहा था। तो ये सेकंड कारण था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर थर्ड में आपको क्या जानने को मिलेगा? द पेस ऑफ रेंज इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री वाज नॉट सेट अप बाय स्टीम पावर कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज। अब देखिए, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थे, यानी कि जो घरों में बनाने का जो तरीका था, उनका कपड़ों का बनाने का तरीका था, क्या उसमें किसी प्रकार का, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखिए साफ साफ, द पेस ऑफ चेंज इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वॉट नॉट सेट बाय स्टीम पावर कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज। मतलब क्या हुआ इसका, जल्दी बताइए। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके गाँवों में आपका जो प्रोडक्शन, यानी कि गाँवों में जो आपका प्रोडक्शन चल रहा था, वो पूरी तरीके से आपने डिस्प्लेस नहीं कर पाया, है ना। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए, चलिए यहीं का एग्जांपल हम लोग लेते हैं जो आपके बुक में लिखा हुआ है। चलिए ऐसा आप सपोज मान के चलिए कि नए नए मशीन आ रहे हैं, नए नए फैक्ट्री आ रहे हैं कपड़े को बनाने का, लेकिन क्या वो तुरंत छा जाएंगे? क्या नहीं, उसको समय लगेगा, है ना। तो जो स्टीम पावर कॉटन वाला आया, यानी कि ऐसे मशीन आए जो कि भाप से चलता है, वो वाला आया। फिर से मेटल इंडस्ट्री में बड़े बड़े आधुनिक मशीन ये सब आए। वो सक्षम तो था, लेकिन इतना सक्षम नहीं था कि वो तुरंत ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को हटा सके, है ना। यानी कि जो गाँव में चल रहा है कपड़े का बुनाई, कपड़े का बनावट, उसको वो पूरी तरीके से तुरंत ख़त्म कर पाए, इतना भी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद ऑर्डिनरी एंड स्मॉल इनोवेशंस वेर द बेसिस ऑफ ग्रोथ इन मैनी नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर सच एज फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पोल्ट्री, ग्लास वर्क, फर्नीचर मेकिंग एटसेट्रा। इसके साथ ही साथ छोटे मोटे इन्वेंशन भी हो रहे थे। केवल और केवल बड़े बड़े इंडस्ट्री में बड़े बड़े मशीन ही नहीं लग रहे थे, छोटे मोटे चीज़ों का भी यहाँ पे आविष्कार हो रहा था। जैसे फूड प्रोसेसिंग के लिए हो गया, है ना, बिल्डिंग के लिए हो गया, पोल्ट्री के लिए होगा, ग्लास वर्क के लिए हो गया, फर्नीचर मेकिंग हो गया, इन सभी का भी धीरे धीरे इन्वेंशन हो रहा था वहाँ पे, है ना। मतलब कि केवल आप ये नहीं कह सकते हैं कि उस समय पे आयरन के लिए, मेटल के लिए या फिर कॉटन के लिए ही इंडस्ट्री लग रहे थे, नहीं, वो तो लग ही रहे थे, साथ ही साथ और भी बहुत सारे छोटे मोटे हमारे पास है एरिया जहाँ पे कि हमारा इंडस्ट्री आगे बढ़ रहा था, है ना। चलिए आगे, चौथा क्या है? चौथा में बेसिकली हम लोग बात करेंगे ड्रॉबैक ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। चौथा में बेसिकली हम लोग बात करेंगे ड्रॉबैक ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। देखिए प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपने क्या सीखा? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपने ये सीखा कि भले वहाँ पे काम धीरे होता था, क्योंकि हाथ से करना पड़ता था, काम भले ही वहाँ पे धीरे होता था, लेकिन रोजगार का साधन वहाँ पे बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, किसमें? मशीन वाले युग में, है ना। काम बहुत फास्ट होगा, लेकिन रोजगार नहीं होगा, क्योंकि काम कौन कर रहा है? मशीन कर रहा है। तो ड्रॉबैक ही बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले। देखिए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड स्लोली, मतलब कि यहाँ पे अचानक उस समय पे इंग्लैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन सारे जगहों पर अचानक से मशीन आया और अचानक से वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगा, ऐसा नहीं था। क्योंकि बहुत सारे लोग मशीन को एडॉप्ट करने से हिचकिचाते थे, क्योंकि उनको मालूम था यदि हम मशीन से प्रोडक्शन शुरू कर दे तो हमारा क्या होगा? रोज़गार छीन जाएगा और हम लोगों को रोज़गार दे भी नहीं पाएंगे। और उस समय पर मशीन बहुत ही महंगा होता था। महंगा के साथ साथ यदि किसी प्रकार का उसमें तोड़ फोड़ आ गया तो उसको बनाने में बहुत ही समय के साथ साथ बहुत ही पैसा लगता था, है ना। तो कोई भी आदमी जल्दी मशीन की तरफ जाता नहीं था, जाता था मशीन की तरफ, लेकिन बहुत ही कम आदमी, है ना। तो पहला ड्रॉबैक आपने क्या समझा? पहला ड्रॉबैक आपका ये था कि बड़ा बदलाव मशीन के आने से नहीं हो पाया। फिलहाल तो शुरुआती दौर में नहीं हो पाया, लेकिन बाद में मशीन ही मशीन छा गया केवल, लेकिन ये सब बाद में हुआ। लेकिन फ़िलहाल जब मशीन आया शुरुआत में, तो वो कुछ ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं कर पाया, है ना। क्योंकि लोगों को मालूम था कि यदि हम फैक्ट्री में काम करने के लिए गए तो नौकरी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है,
क्योंकि भाई मशीन काम कर रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। न्यू टेक्नोलॉजी वाज एक्सपेंसिव, सही बात है। जो नया नया टेक्नोलॉजी था, जो नया नया मशीन था, वो क्या था, एक्सपेंसिव था, महंगा था। एंड मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वेयर कॉशियस अबाउट यूजिंग इट, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, मर्चेंट्स लोग जो हुआ करते थे, वो लोग नए नए मशीन को इस्तेमाल करने से हिचकिचाते थे। हिचकिचाते इसलिए थे, पहली बात तो उसके बारे में नॉलेज कम है उनको, दूसरी बात महंगा है, तीसरी बात वो यदि टूट फाट जाता है, किसी प्रकार से खराबी उसमें आता है, तो ठीक करने वाला बहुत ही कम आदमी है ना। यदि खराब हुआ तो आप ऐसा मान के चलिए कि वो पड़ा का पड़ा रह जाएगा, इस प्रकार का। तो कोई भी नहीं चाहता था जल्दी कि हम तुरंत मशीन को अडॉप्ट कर लें। हाँ, बाद में किया लोगों ने, अडॉप्ट मशीन को ही अडॉप्ट किया, वो बाद में किया, लेकिन बहुत ही समय बाद। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग ड्रॉबैक पढ़ रहे हैं। तो पहला ड्रॉबैक में आपने क्या समझा, ड्रॉबैक में पहला आपने ये समझा कि पूरी तरीके से ये तुरंत आया और तुरंत हमारे दिलों पे छा नहीं गया, है ना। ये पहला था ड्रॉबैक आपका। दूसरा ड्रॉबैक ये था कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, मर्चेंट्स लोग इसको यूज करने से शुरुआती दौर में हिचकिचाते थे, क्योंकि महंगा था भाई। उसके बाद द मशीन ऑफन ब्रोक डाउन एंड रिपेयर वाज कॉस्टली, कभी कभी होता था कि मशीन टूट गया, किसी प्रकार का खराबी आ गया उसमें, लेकिन उसका जो मेंटेनेंस था, जो रिपेयर करने का कॉस्ट था, वो बहुत ही ज़्यादा था। लोगों को लगता था कि अरे भाई, इतना मशीन का जो हमने प्राइस दिया, मशीन जो हमने खरीदा, इतना में तो हम लोग 2-3 बार अपना कपड़ा बनवा लेते गांव के लोगों से, है ना। इस प्रकार का चलता था। तो ख़राब होता भी था तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता था। उसके बाद सो दे वे आर नॉट एज इफेक्टिव एज दे आर मैन्युफैक्चर्ड क्या क्लेम्ड, यानी कि जिस प्रकार का जो कंपनी बोलता था उसको कि हाँ आराम से लेके जाइए इस मशीन को, हम साल 2 साल चलेगा, साल 2 साल आराम से चलेगा, लेकिन असली में वो चलता नहीं था। कुछ ही समय में वो तुरंत खराब हो जाता था, है ना। तो ये आपने पढ़ा 4 कारण कि किस प्रकार का कंडीशन था मशीनों के दौर का, कहाँ पर, ब्रिटेन हो गया, इंग्लैंड हो गया, यानी कि छोटे मोटे यूरोपियन कंट्री में, है ना, ये कंडीशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, चलिए ये थोड़ा सा लंबा है ये वाला टॉपिक, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ तक जो आपका 4 था, 4 में से 3 के बारे में तो आपने बेसिकली ये पढ़ा कि मशीन हमारे लिए कितना लाभदायक है ना, ये आपने इसमें स्थान लिया। चौथे वाले में बेसिकली हम लोग ड्रॉबैक के बारे में बात किए, है ना। न्यू टेक्नोलॉजी जो उसमें पे आ रहा था, उसका क्या बुराई था, क्या ड्रॉबैक था, ये हम लोगों ने अपने 4th नंबर पॉइंट में देख लिया। अगले वाले क्लास में हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। देखो ये जो टॉपिक है ना, हम बार बार कह रहे हैं कि आपके बुक में बनाया हुआ नहीं है, लेकिन कंटेंट जरूर है, लेकिन हमने यहाँ पे समझने के लिए उससे रिलेटेड यदि सवाल पूछ दे तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार के सवालों का जवाब देने के लिए हमने इस पॉइंट के माध्यम से इस प्रकार से हमने लिखा है ना। चलिए, तो मेरा मकसद केवल ये होता है कि आपको एग्जाम में दी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, है ना, इसलिए हमने पॉइंट वाइज यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। बाकी कंटेंट सारा आपका एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।